नमस्कार। 9 बजे 9 रिपोर्टर्स में आपका स्वागत। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, तमाम संवाददाता आपको बता दें जगह जगह से जुड़ेंगे। आनंद कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ होंगे, कंचन कनौजिया दिल्ली से हमारे साथ होंगी। इसी के साथ साथ देखिए, शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ होंगे, राजीव मोहन होंगे पटना से, मदन मोहन शर्मा वाराणसी से, नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ होंगे, विनीत श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ होंगे, राजेश छाबड़ा चंडीगढ़ से मौजूद रहेंगे। इसी के साथ हैदर अली गाजियाबाद से तमाम खबरों से अपडेट हम होंगे। फिलहाल आपको बता दें 9 बजे 9 रिपोर्टर में इन तमाम रिपोर्टर से पल पल की जानकारी हम साझा करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज होनी है। सुबह 11:30 बजे संसद परिसर में बैठक होगी। 31 जनवरी से अंतरिम बजट सत्र शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने परंपरा को निभाते हुए बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने आज सुबह 11:30 बजे सभी दलों से इस चर्चा में शामिल होने की अपील की। आपको बता दें, पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में जानकारी भी साझा करेगी। इस बार सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच रहेगा और इस दौरान 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करते हैं। देखिए, सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक है। उसी बीच तमाम जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनको कहा गया है कि सर्वदलीय बैठक में वह शिरकत करें। आनंद हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, देखिए 11:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है सर्वदलीय बैठक का, जरा जानकारी दीजिए आनंद। जी दीपिका, अगर बात की जाए इस बैठक की तो ये बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही संसद भवन की शुरुआत होती है या क्या पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होती है, उससे पहले एक औपचारिकता रूप में ऑल पार्टी मीटिंग करी जाती है, जहां ये सब चीजें सुनिश्चित की जा सकती है कि आगे जो सेशन चलने वाला है वो शांतिपूर्ण और सौहार्द के तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। और यही कारण है कि हर बार की तरह एक बार फिर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जहां सेशन में आने वाले एजेंडे यानी बिल के बारे में विपक्ष को बताया जाएगा कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस वाले सेशन की, तो ये पूर्ण सेशन नहीं है। जैसे कि आपने खुद बताया कि इंटरिम सेशन है, या इंग्लिश में बात करें तो वोट ऑन अकाउंट है, जो कि आधा बजट बनाया जाता है, क्योंकि सरकार अब चुनाव के दौर में है और जो सरकार चुनाव जीतने के बाद बनेगी वो फुल बजट लेकर आएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है कि विपक्ष को बताया जा सके क्या क्या बिल हमको लेकर आने हैं, वोट ऑन अकाउंट है तो क्या क्या चीजें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं उस सेशन को शांतिपूर्ण और सौहार्द से चल सके, उसको लेकर एक बार सरकार प्रयास करेगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी करेंगे और उनके साथ राजनाथ सिंह और समेत तमाम मंत्री रह सकते हैं। अगर विपक्ष की बात की जा सके तो विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रहने की उम्मीद बताई जा रही है और तमाम वो पार्टी के नेता जो कि पार्लियामेंट में अपने कहीं ना कहीं एक दो सांसद रहते हैं, जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं सेशन में, हर वो पार्टीज के नेताओं को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये हमारा एजेंडा है और इसके साथ साथ ये बिल इस सेशन में आने वाले हैं। जी देखिए आनंद, जाहिर सी बात है अंतरिम बजट है, आधा बजट अभी पेश होगा और आधा उसके बाद में पेश किया जाएगा चुनाव के बाद में। लेकिन हमेशा से यदि हम पिछले सत्रों पर गौर करवाएं, किस तरीके से तमाम जो सत्र रहे हैं हंगामेदार रहे। अब चूंकि अभी अंतरिम सत्र है, इसके बाद लोकसभा चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है सरकार को घेरने की मंशा विपक्ष की रहेगी। क्या कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो? आनंद जी दीपिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव सर पर है और आप देखिए यही कारण है कि विपक्ष कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए हैं, तो उन्होंने उस यात्रा में भी मणिपुर का हिस्सा लगातार बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सरकार की राजनीति के चलते आप देखिए तमाम विपक्ष कहीं ना कहीं फेल आपको दिखेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से निकली वहां पे सरकारें बदल गई। चाहे आप बिहार की बात की जाए, बंगाल खुद ममता बनर्जी अलग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष हर वो संभव कोशिश करेगा कि लोकसभा चुनाव सर पर है, सरकार को घेरा जा सके। अभी तक का जो देखिए तमाम चीजें आप घटनाक्रम देखेंगे तो विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर निशाना साध रहा है। और अगर बात की जाए इस सेशन में, तो इस सेशन में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से लेकर इकोनॉमी से लेकर कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो विपक्ष उठाएगा। चलिए, लेकिन अच्छा अब देखने वाली बात जी ये जी होती है कि उसका सरकार कैसे करती है। कहीं ना कहीं बजट सेशन खत्म होने के बाद, यानी
1 तारीख को जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, इंटरिम बजट पेश करेंगी, तो उसके बाद सरकार आगे कितने बिल लेकर आती है उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, मेनली देखिए इस आनंद, सेशन को सिर्फ इसलिए इस बुलाया। बजट सेशन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बजट, अंतरिम बजट पेश होने वाला है। सरकार का जो फोकस होगा वो क्या फोकस रह सकता है, किस पर ध्यान केंद्रित रखेगी इस पूरे सेशन में, इस पूरे बजट में, क्या लगता है आपको? कि बिल्कुल अगर पॉलिसीज की बात करें तो लोकसभा चुनाव सर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार पूरी तरह से चुनाव में है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो तमाम वो योजनाएं होंगी इस बजट में जो आपको सीधा दिखाएंगी कि सरकार इलेक्शन मोड में है। तमाम बिल्स जो लाए जाएंगे वो आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार इलेक्शन मोड में है और उसको लेकर आगे जनता तक रेवड़ियां बांटने की कोशिश करेगी कि आखिरी वोट ऑन अकाउंट है या कहीं एंटरिंग बजट है। तो इसमें हर उस योजनाओं पर बारीकियों से नजर रखी जाएगी जो सीधे सहूलियत जनता को दे। हम्म। यही कारण है कि लगातार बजट पेश किया जाए, क्योंकि बिना बजट पेश किए आप सरकार का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा उठा नहीं सकते। इसलिए चलते अगर कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पे बात की जाए तो संविधान में बजट नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पे मनी बिल है जिसको सरकार, हम लोग आम भाषा में बोलने के लिए बजट बोलते हैं, और उस बजट से ही सरकार का एक्सपेंडिचर चलता है। अगले 3 महीने के लिए लगातार सरकार को पैसा चाहिए होता है, क्योंकि सरकारी सैलरीज देनी होती है, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके पैसे देने होते हैं, तमाम एक्सपेंडिचर्स होते हैं। उसके अप्रूवल जब निर्मला सीतारमण ले लेंगे और उसके बाद ये बिल साइन हो जाएगा राष्ट्रपति से, फिर तो तमाम सैलरी सबकी अलाउट हो जाएगी और तमाम चीजें हो जाएंगी। और उसके साथ साथ तमाम वो बिल्स भी होंगे जो आपको सीधे दर्शाएंगे कि सर कोड में है। कहीं ना कहीं अपने इस बिल से सरकार सीधे वोटर्स को टारगेट करना चाह रही है, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल, पहुंचना चाह रही देखिए है। तो सरकार की मंशा अलग है, सरकार चाहती है कि विकास के पथ पर बढ़ा जाए, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आनंद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी बिहार की। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। आज पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ शामिल होंगे। 3 दिन में 4 जिलों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को बिहार में प्रवेश किया। आज महिवार से में यात्रा का दूसरा दिन, पहले दिन किशनगंज, अररिया के बाद राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी। राहुल गांधी पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी कांग्रेसी विधायक, विधान पार्षद, पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूर्णिया पहुंच चुके हैं। इसके बाद न्याय यात्रा कटिहार पहुंचेगी। यात्रा को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा के रास्ते पर पर्याप्त संख्या बल में पुलिस बल की मौजूदगी भी होगी, यानी कि जवान लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था, लेकिन इससे पहले ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूर्णिया की सभा में शामिल होंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संबोधन में आरएसएस और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। तो फिलहाल देखिए आज की यात्रा बहुत खास है। कंचन कनोडिया हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कंचन, देखिए आमंत्रण तो किया गया था, निमंत्रण भी भेजा गया था राहुल गांधी के द्वारा नीतीश कुमार को, लेकिन जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां से INDIA गठबंधन टूट की कगार पर आ जाता है। कंचन, जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा, जहां-जहां से ये यात्रा गुजर रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है, वहीं पर ही गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले असम हुआ, फिर उसके बंगाल आया, बंगाल के बाद अब जब बिहार में आए हैं तो नीतीश कुमार पहले ही चले गए, और जब यहाँ से यात्रा निकल के बंगाल जाएगी, बंगाल के बाद झारखंड जाएगी, तो वहां पे भी यही इसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही है पूरी। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री इन दिनों ईडी के लिए ईडी उनके पीछे है, और वो इस तरीके से अभी नजर कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जहां नीतीश हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहां पे भी इसी प्रकार की चीजें देखने को नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जहां राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को लेके, केंद्र सरकार को लेके अपना एक कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकलती है, जहां गठबंधन की सरकार है, वहीं पर कहीं ना कहीं गठबंधन में टूट होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा है, इस 2 दिन पहले तक वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर होने का, देश के प्रधानमंत्री होने का दावा किया करते थे,
महत्वाकांक्षाएं रखते थे, वहीं आज वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के देखिए, नेतृत्व अब की इस बात है, यात्रा का क्या कांग्रेस होगा, हम ये बात कर रहे हैं चूंकि बिहार में इस वक्त ये यात्रा चल रही है कंचन, और कहा जा रहा है चूंकि अब INDIA गठबंधन से किनारा कर चुके हैं, नीतीश बाबू एनडीए का दामन थाम चुके हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीदें बहुत है। चाहे बिहार की हम बात करें, वह अपने उत्साह में कमी नहीं आने देना चाहती है। कंचन। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 4 दिन तक बिहार में रहेगी, और पहले किशनगंज और आज अररिया, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद जिस प्रकार से यात्रा पूरे इन 4 जिलों में होकर गुजरेगी, उन 4 जिलों में यदि हम ध्यान से देखें तो विधानसभा की 24 सीटें हैं, और इन 24 सीटों पे एनडीए की 12 विधायक मौजूद है, और बाकी रही बात AIMIM की तो 5 है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों की जिस प्रकार से संख्या देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं एनडीए की सीटें तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं AIMIM की सीटें का राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ उनका वोट बैंक खींचने की पूरी कोशिश करेगी। और उसी को लेकर जिस प्रकार से ओबीसी, कल राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर एक बड़ा संबोधन में कहा कि देश की जितनी जनसंख्या उसी प्रकार से उसकी हिस्सेदारी हो, लगातार राहुल गांधी ओबीसी को लेकर कहते आए हैं। और बिहार में सभी को मालूम है जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हुई है, और राहुल गांधी ने कल भी कहा है यदि हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो तमाम देखिए इन सब के बीच में कंचन दिलचस्प ये भी है, इन तमाम बातों के बीच में दिलचस्प ये भी है कि यहाँ पर आरएसएस पे निशाना साध दिया गया, बीजेपी पे निशाना साध दिया गया, लेकिन एक मर्तबा भी राहुल गांधी नीतीश बाबू के लिए कुछ नहीं बोले। आज वह मीडिया से रूबरू होंगे, आज तमाम लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत की जाएगी। तो क्या आज के संबोधन में कटाक्ष किया जा सकता है नीतीश बाबू पर राहुल गांधी के द्वारा? क्या माने और क्या वजह है कि नीतीश बाबू को कुछ कह नहीं रहे हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी जिस प्रकार से हमने देखा, और राहुल गांधी की राजनीति ही यही है, वो हमेशा से निशाना साधते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कि अभी भी उन्होंने यदि बात रही हो ममता बनर्जी की, जो उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुई, और अब बात आप कर रहे हैं नीतीश कुमार की, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति नहीं करते। वो कभी भी किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हिस्सा रहे थे, तो वो उन पर अपना प्रतिक्रिया देने पर कहीं ना कहीं बसते नजर आए हैं हमें। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि राहुल गांधी नीतीश कुमार पे कुछ बोलेंगे। हाँ, यदि बात रहेगी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो जरूर कुछ ना बिल्कुल। कुछ देखिए बोलेंगे। कांग्रेस के लिए रहा आसान नहीं है, क्योंकि जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहीं वहीं टूट की स्थिति भी बन रही है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, और ये बहुत जल्द ही समझना होगा कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर संजय राउत के भाई को ईडी ने तलब किया है, खिचड़ी घोटाले के मामले में पूछताछ की जाएगी। संदीप राउत को आज पेश होने का आदेश दिया गया है। ईडी ने कोरोना महामारी के दौरान हुए खिचड़ी घोटाले के मामले में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत को 30 जनवरी को अपने कार्यालय में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके पहले 18 जनवरी को इस मामले में इसी गुट के नेता सूरज चौहान को ईडी की हिरासत में भेजा गया था। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ घिर सकते हैं संदीप राउत, इन पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। अब ईडी का शिकंजा लगातार कसा हुआ है। तो आज ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खिचड़ी घोटाले से जुड़ी हुई है। या संजय राउत के भाई को ईडी ने तलब किया, खिचड़ी घोटाले के मामले में पूछताछ की जानी है। तो संदीप राउत को आज पेश होने का आदेश दिया गया है। खिचड़ी घोटाले के मामले में उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के भाई संदीप राउत को 30 जनवरी को अपने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है, और इसके पहले 18 जनवरी को इस मामले में इसी गुट के नेता सूरज चौहान को ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त मुंबई से लगातार बने हुए हैं। शुभम, देखिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है संजय राउत के भाई को।
बिल्कुल देखिए दीपिका जी, आज प्रदीप राउत को यहाँ पर समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था। देखिए जो पूरा मामला है वो खिचड़ी घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए इससे पहले रोहित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं उनको भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। इनके दोनों पर के ऊपर आरोप है कि जब कोरोना महामारी था उस वक्त खिचड़ी का आवंटन बीएमसी की ओर किया जा रहा था। उस वक्त खिचड़ी में जो पैकिंग होती है उसमें इन्होंने कम मात्रा में से खिचड़ी पैक कर बाकी और खिचड़ी कहीं और भेजी गई थी। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पहले ईओडब्ल्यू जांच करी थी, उसके बाद अब ईडी को ये केस जांच सौंप के लिए दे दिया है। देखिए यहाँ पर इससे पहले सूरज चौहान जो उद्धव आदित्य ठाकरे की बेहद करीबी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसी मामले में जब उनसे पूछताछ हुई तो ये दोनों नेताओं का नाम, संजय राउत के भाई प्रदीप राउत का नाम सामने आया और अब से थोड़ी देर बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे जहां ये पूछताछ होनी है। चलिए अब जरा ये बताइए शुभम, उद्धव गुट की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है, लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और करोड़ों का घोटाला है ये। देखिए फिलहाल अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संजय राउत इससे थोड़ी देर बाद मीडिया से बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि वो सुबह मीडिया से संबोधित करते हैं। तो ऐसे में आज उनके भाई को जब समन भेजने पूछताछ के लिए बुलाया गया तो अपनी बातों को जरूर रखेंगे। यहाँ पर साफ तौर पर जो विपक्ष है वो यही कहता है कि जानबूझकर हमें फंसाया जा रहा है, जानबूझ के ऐसे मामलों को उजागर किया जाता है, इसमें कोई तथ्य नहीं, जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब लिंक जोड़े जाते हैं तो ऐसे कहीं ना कहीं नाम खुल जाते हैं। तो यही वजह है कि आज प्रदीप राउत को ईडी ने भेजकर जो है आज पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए कहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, तमाम खास खबरों पर हम नजर बनाए रखेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार की, जहां तेजस्वी यादव को ईडी का बुलावा आया है। पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया। कल लालू यादव से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ये पूछताछ लगातार हो रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस की जांच जारी है, जहां ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं कल ईडी के पटना दफ्तर में आरजेडी चीफ लालू यादव से 9 घंटे तक पूछताछ की गई। लालू से पूछताछ के दौरान बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जमा रहे। तो लालू की बेटी मीसा भारती पूरे समय ईडी दफ्तर के बाहर अपने पिता का इंतजार करती रही। अपने पिता की सेहत का हवाला देते हुए ईडी के एक्शन की टाइमिंग पर सवाल खड़ी करती रही। बावजूद इसके ईडी ने लालू यादव से 9 घंटे की पूछताछ में तकरीबन 50 सवाल दागे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक लालू समेत परिवार के 5 लोग आरोपी हैं। तो देखिए ये पूरा मामला उस वक्त का जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तब लालू प्रसाद यादव के द्वारा लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले में नौकरी पाना, ये इस तरह का धंधा शुरू किया गया था। और देखिए ये पूरा जो स्कैम हुआ था, इसी को लेकर लगातार ईडी की जांच में लालू प्रसाद परिवार घिरा हुआ है। कल 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी लालू प्रसाद यादव से। इसके बाद आज तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बिहार ईडी के कार्यालय में बुलाया गया है। हालांकि दिल्ली उनको बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली वो नहीं पहुंचे थे। अब ईडी की टीम खुद ही पहुंच गई है बिहार। तो फिलहाल कल 9 घंटे की पूछताछ, 50 से ज्यादा सवाल दागे गए और हर सवाल का जवाब लेते लेते कभी कभी लालू बीच में झल्ला भी जाते थे और उसके बाद फिर से मुस्कुरा कर जवाब देना। फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार घिरा हुआ है इस पूरे स्कैम को लेकर। उन पे लालू जी पे आरोप लगे हुए नौकरी के बदले पैसा लेने का, और वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं तो ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करेगी? और डरा हुआ कौन है? जिसका अरेस्ट हो रहा है वो डरेगा कि ईडी डरेगी? और प्रधानमंत्री पे तो इनको आरोप लगाने की आदत है। हर चीज़ में प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अरे अपने कहाँ पे आ गए? सत्ता चली गई तो मन की व्याकुलता लगता है बढ़ गई है। पूरा खानदान व्याकुल भारत हो गया है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन पटना से इस वक्त बने हुए हैं। राजीव,
देखिए, कल 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। लालू प्रसाद यादव से 50 से ज्यादा सवाल उन पर दागे गए। हालांकि ईडी ने बार बार तलब किया है तेजस्वी यादव को कि दिल्ली आइए, लेकिन वहां पर दिल्ली जब नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव तो बिहार में आकर ईडी के कार्यालय भी उनको जाना होगा। पूछताछ के लिए ईडी की टीम बिहार आ चुकी है। आज जो है तेजस्वी यादव से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी है? कितने सवाल उनसे दागे जा सकते हैं? राजीव। देखिए, तकरीबन 11 बजे का टाइम मुकर्रर बताया जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे तमाम तरह के सवाल लैंड पर जॉब के मामले में पूछे जा सकते हैं। अब ये कितने सवाल होंगे ये तो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से सवाल पूछे गए और कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कई सवालों को वो यह कहते हुए, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, यह कहते हुए टाल गए कि उन्हें याद नहीं है, तो कुछ उसी से जुड़ा हुआ सवाल फिर तेजस्वी यादव से हो सकते हैं। और तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में जो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में उनका जो बंगला है, जो 150 करोड़ का बंगला कहा जाता है और वो लाखों में खरीदा गया था, वो सबसे बड़ा प्रमाण बताया जाता है कि ये जो लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव आरोपी बनाए गए हैं। तो जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनका जो घर है, बंगला है, उस मामले में प्रमुखता से जो है ईडी पूछ सकती है। इसके अलावा और भी इससे जुड़े हुए जो इस मामले के जो एक आरोपी है अमित कत्याल की गिरफ्तारी के बाद ही ईडी ने जो है एक कह सकते हैं कि लालू परिवार के खिलाफ जो है शिकंजा कसना शुरू किया है। लालू प्रसाद यादव के समेत तकरीबन 5 लोग उनके घर के इसमें आरोपी है, जिसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी है, लालू प्रसाद यादव है, उनकी पुत्री हेमा यादव है, तो इस मीसा भारती है। तो ये तमाम लोगों से पूछताछ ईडी को करनी है और इसमें आज तेजस्वी यादव के साथ जो पूछताछ होनी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार समन किए जाने के बाद भी तेजस्वी यादव उपलब्ध नहीं हो सके थे, वहां नहीं जा सके थे। तो इसी कारण ईडी की टीम अब पटना पहुंची है और एक एक कर लोगों को दफ्तर में बुला रही है। अब पटना पहुंच गई, चूंकि ईडी की टीम लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन जैसे ही नीतीश बाबू ने आरजेडी का दामन छोड़ एनडीए का दामन थामा, बीजेपी के साथ गई और ठीक दूसरे दिन ही ईडी की पूरी टीम पहुंच जाती है लालू प्रसाद यादव के घर पूछताछ के लिए। अब यहाँ टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। राजीव। देखिए, बिल्कुल ये तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो टाइमिंग है वो ये पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके लिए, ये जो आरजेडी के लोग हैं ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो है इसका स्क्रिप्ट पहले ही लिखा जा चुका था कि सरकार जाएगी, उसके बाद लालू प्रसाद को परेशान किया जाएगा जांच एजेंसी के नाम पर। लेकिन देखिए, जो जांच एजेंसियां होती हैं उनका जो जांच होता है वो अपने हिसाब से काम करते रहता है और अपने हिसाब से नोटिस भेजती रहती है। इससे पहले जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तब भी ईडी की नोटिस गई है, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव उपलब्ध नहीं हो सके थे, समन पर वो दफ्तर नहीं गए थे, लालू प्रसाद नहीं गए थे। तो ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि एक तरफ सरकार जाती है और दूसरी तरफ जो है ईडी पटना पहुंचती है और पटना पहुंचकर इन लोगों से पूछताछ कर रही है। तो इसको लेकर ईडी या कह सकते हैं केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो कल पूछताछ हुई थी 9 से 10 घंटे तक, वहाँ राजद के वरिष्ठ नेता, इवन जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनकी पुत्री मीसा भारती वहाँ डटी रही और वहाँ तमाम हंगामा हुआ। और चलिए देखिए, हंगामा क्या आज भी होगा, क्योंकि कल 50 सवाल दागे गए थे, लगभग 9 घंटे की पूछताछ थी। आज तेजस्वी यादव से कितने सवाल दागे जाएंगे, क्या क्या लिस्ट ईडी तैयार कर रखी है, ये बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। राजीव, इस खबर पर आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। इस बीच बड़ी खबर, आज ज्ञान वापी से जुड़े मामले पर सुनवाई होनी है। तहखाने में पूजा शुरू करने की याचिका पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। विपक्ष के पास, आपको बता दें, विपक्ष के न होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। 1993 से बंद तहखाने में पूजा शुरू करने की मांग की गई है। शैलेंद्र पाठक ने कोर्ट में इस याचिका को दायर किया है।
तो आज वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञान वापी से जुड़े मामले पर सुनवाई की जाने की बात कही है। कोर्ट में तहखाने में पूजा शुरू करवाने की जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार को विपक्ष पक्ष की मौजूदगी न होने की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया था। 17 जनवरी के आदेश के बाद डीएम वाराणसी कस्टोडियन हो चुके हैं। सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ने 1993 से बंद पड़े तहखाने में फिर से पूजा शुरू करने की मांग को लेकर जिला कोर्ट में गुहार लगाई थी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन वाराणसी से जुड़े हैं। मदन, देखिए क्या आज होगा, क्योंकि तहखाने को लेकर उनकी पूजा पाठ को लेकर एक बार फिर से याचिका दायर की गई है और ये कहा गया है कि हमको पूजा का अधिकार मिले। हालांकि कल विपक्ष चूंकि नहीं था, यूं कह दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था, इसी को लेकर सुनवाई टाली गई थी। आज के क्या आसार लगते हैं आपको मदन? देखिए दीपक, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, आज ज्ञान वापी के मामले में जो है एक अहम सुनवाई होगी, जिसमें कहा जाए तो व्यास जी के तहखाने को लेकर के जो है सुनवाई होनी है। कल ये सुनवाई होनी थी, लेकिन विपक्ष जो है वहां पे मौजूद नहीं था, जिस कारण जो है सुनवाई टाल दी गई है और आज जो है वो सुनवाई होगी। अहम बात यह है कि जो तहखाने में जो मांग की गई है, शैलेंद्र पाठक के द्वारा ये मांग की गई है कि जो 1993 से जो पूजा पाठ वहाँ पे बंद है, उस पूजा पाठ के इजाजत दी जाए। वहीं अगर कहा जाए तो 17 जनवरी को जो है जिला अधिकारी ने जो है इसकी कस्टडियन जो है दे दिया है जिला अधिकारी को, और उस पे जो है आज अहम सुनवाई होगी कि क्या पूजा अर्चना को लेकर के जो शैलेंद्र पाठक ने जो मांग की है, क्या उसमें जो है आदेश आ सकता है। तो एक अहम आदेश होगा पूजा पाठ को लेकर के, ये मामला है और शैलेंद्र पाठक के द्वारा जो है ये कहा जाए तो याचिका डाली गई है। देखिए, ये सुनवाई होगी। इसके अलावा यदि हम पूछें आपसे, क्योंकि जिस तरीके से शिवलिंग जब मिले थे, शिवलिंग के बारे में कहा गया था, हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो फव्वारा है। साइंटिफिक सर्वेक्षण की बात की थी, सर्वे की बात कही गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। यहाँ पर आसार कितने नजर आपको लग पाते हैं कि ये जो सुनवाई है, इसमें जो पक्ष होगा, यूं कहें कि जो फेवर होगा वो हिंदू पक्ष की ओर जाएगा? क्या लगता है आपको, कुछ आसार नजर आ पाते हैं मदन? बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए तो एएसआई ने जो सर्वे किया है, सर्वे के बाद जो तमाम जो रिपोर्टें आई हैं, रिपोर्ट के बाद जो है अब लगातार हिंदू पक्ष जो है अपना जो है दावा कर रहा है। और इसमें जो है पूजा पाठ, क्योंकि 1993 से पहले वहां पर पूजा पाठ होती रही है, तो जिसपे जो है शैलेंद्र पाठक के द्वारा जो ये मांग की गई है कि तहखाना में जो है जो 1993 से पहले पूजा पाठ हो रही थी, और एएसआई ने अब सर्वे भी कर लिया है, तमाम ऐसे साक्ष्य जो है वहां पे मिले हैं, तो ऐसे में जो है अब न्यायालय जो है उनको पूजा पाठ की इजाजत दे। तो ऐसे में आज जो है अहम सुनवाई होगी, 2 बजे के बाद जो है लगभग कहा जाए तो सुनवाई होगी, और उसमें जिला जज क्या आदेश देते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो साक्ष्य मिले हैं, जिस तरह से हिंदू पक्षकार लगातार जो है कहा जाए तो अपने दावे जो है प्रस्तुत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जो है तमाम जो है उसमें याचिकाएं डाली गई हैं। वहीं आज तहखाने को लेकर के जो है सुनवाई होगी, तो एक अहम आदेश जो है हो सकता है कि जिला जज की अदालत तो इसमें दे, क्योंकि इसके पहले जो तहखाने जो ब्याज जी का ही तहखाने की अगर हम बात करते हैं तो जिला जज ने जो उस तहखाने को जो है सफाई करा करके डीएम के सुपुर्द में जो है उसको दे दिया है। तो अब ये जो पूजा अर्चना की जो मांग है, तो इसमें कितना जिला न्यायालय जो है इस पर, क्योंकि अगर बात करें तो मुस्लिम पक्षकार लगातार इस पर आपत्ति भी दर्ज कराते रहा है, तो ये जो है आज अहम सुनवाई है। 2 बजे के बाद इसमें जो है ना कुछ निर्णय। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वो बहुत जल्दी साफ होगा क्या पूजा का अधिकार मिल पाएगा नहीं, इस पर सुनवाई आज होनी है। इसके अलावा देखिए, बढ़ेंगे आगे। आज खोली जाएगी फिल्म सिटी के लिए टेक्निकल बिड के लिए 4 कंपनियों ने क्वालिफाई किया हुआ है। चारों कंपनियों ने बिड के लिए प्रेजेंटेशन दिया। यमुना अथॉरिटी में खोली जाएगी फाइनेंशियल बिड, और बिड के बाद ये तय होगा कि कंपनी की जिम्मेदारी किसको, यानी कि जो प्रथम चरण का काम है वो किसको सौंपा जाए। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि 4 कंपनियों ने बाकायदा इसके लिए प्रेजेंटेशन दिया था। और यदि हम देखें, यदि हम फिल्म सिटी की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ की ये मंशा थी कि फिल्म सिटी जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी फिल्मों का निर्माण हो, तमाम जो डायरेक्टर आते हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको एक अच्छा माहौल मिले, इसीलिए फिल्म सिटी का निर्माण करने की बात कही गई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा लखनऊ से इस वक्त बने हुए हैं। नीरज, आज का दिन बहुत खास है। देखिए, फिल्म सिटी का जब जिक्र आता है उत्तर प्रदेश में, तो माना जाता है कि फिल्म सिटी जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आज इसी को लेकर बड़ी खबर भी आने वाली है। नीरज।
नीरज, आप तक आवाज आ पा रही है? पहले कंफर्म करिए। नीरज, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है फिल्म सिटी के लिए। देखिए, आज खोली जाएगी फिल्म सिटी के लिए टेक्निकल बिड, और बिड के लिए 4 कंपनियों ने क्वालिफाई किया हुआ है। चारों कंपनियों ने दिया था बिड के लिए प्रेजेंटेशन। यमुना अथॉरिटी में खोली जाएगी फाइनेंशियल बिड। बिड के बाद तय होगी कंपनी की जिम्मेदारी। तो नीरज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो निर्देशक हैं उनको वो तमाम सुविधाएं मिल पाएँ, वो माहौल मिल पाए जिससे वह यहाँ पर आकर फिल्मों का निर्माण कर पाए। इसी मंशा के लेकर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना था, जो कि योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। नीरज, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है इस फिल्म सिटी को, और आज फिल्म सिटी से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है। आज फाइनेंशियल जो बिड है उसको खोला जाना है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फिल्म सिटी डेवलप हो, आज उसके लिए फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके पहले जो टेक्निकल बिड थी उसमें 4 कंपनियों ने क्वालिफाई किया था, और जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, जैसे केसी बोकारिया ने दिया था, अक्षय कुमार ने दिया था, टी सीरीज की कंपनी ने दिया था। ऐसी तमाम जो कंपनियां हैं, 4 कंपनियों ने दिया था, और वो टेक्निकल ग्राउंड पर ये बिड सही पाई गई, और आज फाइनेंशियल ग्राउंड पर कि किसको फिल्म सिटी बनाने का पहले चरण में मौका मिलेगा, आज ये तय हो जाएगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश इस समय फिल्मों का हब बन चुका है, तमाम बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही है, लखनऊ में हो रही है, फैजाबाद में हो रही है, सीतापुर में हो रही है। अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार सीतापुर में थे। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक फिल्म सिटी की तरह डेवलप हो चुका है, और इसको और अच्छे से और तरीके से किस तरह से डेवलप हो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी ये चाहती है, क्योंकि यहाँ पर खर्च बहुत कम होगा, और इसलिए जो फिल्म इंडस्ट्री है वो चाहती है कि यहाँ पर फिल्म का निर्माण हो, लोगों को रोजगार मिले। और ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आज से नहीं, जब से 2017 में सरकार बनी थी पहली बार, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा, और अब फिल्म सिटी बनने को बिल्कुल बिल्कुल नीरज, हमें याद है, वो वक्त भी याद है जब साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी जो प्रतिभा है वो हमारे ही राज्य में रहे, हम अच्छी तरीके से निर्देशन कर पाएं, क्योंकि प्रतिभा संपन्न है उत्तर प्रदेश, और यही तमाम सुविधाएं वो देना चाहते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े कलाकार यहाँ से निकले हुए हैं। आप सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहां से है, और तमाम बड़े बड़े कलाकार इस समय उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। और जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही है, यहीं पर उसकी शूटिंग होती है। और इसके अलावा बड़ी बड़ी फिल्मों के शूटिंग के लिए बड़े बड़े कलाकार अब पिछले 5-6 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं। तमाम ऐसी जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर शूटिंग होती है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक फिल्म सिटी, लेकिन इसको व्यापक रूप से और व्यवस्थित रूप से इसको फिल्म सिटी का निर्माण हो, जिससे जो फिल्म इंडस्ट्री है वो यहाँ आकर अपनी शूटिंग कर सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कलाकार हैं, जो साइड रोल वाले हैं, वो काफी बिल्कुल अपने ही राज्य में रोजगार भी मिले, अपने ही राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो, यही चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। नितिन गडकरी का जबलपुर का दौरा आज बहुत खास होने वाला है। मध्य प्रदेश को 2367 करोड़ की सौगातों से आज वो नवाजेंगे। 9 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वेटरनरी कॉलेज मैदान में एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद होंगे। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। आज मध्य प्रदेश को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बड़ी सौगातों से नवाजने वाले हैं। नितिन गडकरी 2367 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। वेटरनरी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद होंगे, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और अन्य मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे।
और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं। विनीत, देखिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है मध्य प्रदेश वासियों को, चूंकि यहाँ पर करोड़ों की सौगात उन्हें मिलने वाली है। नितिन गडकरी वहां पहुंचने वाले हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम विनीत? विनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, आपसे संपर्क साधने की मैं वापस कोशिश करूंगी। अपने सहयोगियों से कहूंगी कि आपकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। इस बीच आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद होंगे। वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान मोहन यादव, जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वह भी मौजूद होंगे। तो फिलहाल आज का दिन बहुत खास है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। आज मध्य प्रदेश को 2367 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 योजनाओं की हरी झंडी दिखाई जाएगी नितिन गडकरी का। ये जबलपुर का दौरा इस वक्त बेहद खास माना जा रहा है। विनीत, हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से बने हुए रुख करते हैं। विनीत, आज का दिन बहुत खास है, इसलिए भी खास है क्योंकि करोड़ों की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही। नितिन गडकरी जबलपुर आने वाले हैं। आज का क्या कुछ कार्यक्रम? सबसे पहले सुबह भोपाल आएंगे, भोपाल में उद्घाटन करेंगे, उसके बाद फिर वो जबलपुर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली नितिन गडकरी की तरफ से तकरीबन 10,400 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से यहाँ तकरीबन 24 जो राज्य राजमार्ग हैं उनको लेकर निर्माण कार्य किया जाएगा। मैं बता दूं, इस निर्माण कार्य से जो राजधानी से दूरस्थ क्षेत्र, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया या इंदौर हो गया, इन सारे जो क्षेत्र हैं इनसे बाकायदा ये जो रोड बनेगी उससे डेवलपमेंट होगा और गांव जो है वो जुड़ सकेंगे। तो किसानों को अत्यधिक फायदा होगा। इस तरीके से वो डिसाइड किए गए। इनसे जो सड़क इनसे राष्ट्रीय राजमार्गों से ये जो जुड़ेंगी, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास में अग्रिम भूमिका निभाएंगी। और फिर देखिए कितनी दरकार थी इस तरह की योजना की, क्योंकि हमेशा नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उनका सपना है कि वर्ल्ड क्लास लेवल की सड़कें जो हैं वह हिंदुस्तान में बने। देखिए, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा या नितिन गडकरी के विभाग के द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, वो तय बात है कि उच्च क्वालिटी की और लंबी चलने वाली सड़कें हैं। जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो चुकी हैं, 6 लेन से 8 लेन तक वो सड़कें हैं और मध्य प्रदेश के अधिकतर जो बड़े शहर हैं उनको वो जोड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं जो शहर अब जुड़े नहीं थे, इन 24 जो राज्य मार्ग हैं इनमें जो 10,400 करोड़ से अधिक का जो पैसा लग रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो सड़कों का जाल है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मतदान शुरू। नगर निगम ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेयर का चुनाव होना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस वक्त कर रखी है। तमाम इंतजाम मौजूद हैं। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मेयर का चुनाव होगा और मेयर के चुनाव को लेकर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नगर निगम ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त करी गई है। तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। लोगों में उत्साह है, मेयर का चुनाव होना है और देखिए जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहां पर की गई है। तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जा रहा है। कहीं कोई, देखिए हम तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश छाबड़ा इस पूरी खबर पर नजर बने हुए हैं। राजेश जी, देखिए किस तरीके से अब नगर निगम का मेयर का चुनाव होना है, हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो राजेश इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? राकेश। राकेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हम देख पा रहे हैं
और यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि अब चुनाव होंगे। तो फिलहाल देखिए छावनी में तब्दील नजर आ रहा है वो क्षेत्र मुझे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि 18 तारीख को इलेक्शन होने थे, उसके बाद जो है इलेक्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि जो चुनाव के अधिकारी थे वो बीमार हो गए। उसके बाद 23 तारीख को जो है इसकी सुनवाई होनी थी और उसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि दोनों पार्टियों को आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है इलेक्शन करवाने हैं। अब वैसे कोर्ट के तरफ से जो है 6 फरवरी का समय दिया गया था, लेकिन जो है गठजोड़ हुआ था आम आदमी पार्टी और इन कांग्रेस पार्टी के बीच में, तो उसके बाद जो है 30 तारीख का जो टाइम निश्चित किया गया था और आज सुबह 10 बजे इलेक्शन होने हैं। और आपको बता दें कि वहां पे जो 700 पुलिसकर्मी वहां पे जो रखे गए हैं और एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पे रखी गई है और किसी भी अनजान व्यक्ति को आने जाने से मनाही है। और आपको बता दें कि मीडिया और पुलिसकर्मियों को भी अंदर सदन के अंदर जाने से मनाही की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना भी है। यूपी और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंडे दिन से गंभीर ठंडे दिन की स्थिति जारी रहेगी, यानी कि ठंड आगे और भी बढ़ सकती है। इस बात के आसार अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार धुंध बनी हुई है और अब बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल यूँ कहें कि जनवरी इस वक्त खत्म होने के कगार पर फरवरी शुरू होने वाला है, लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं है। हैदर अली हमारे सहयोगी इस वक्त गाजियाबाद से बने हुए हैं। हैदर, देखिए अभी स्थिति क्या नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आज भी देखा जाए, आज के दिन की हम बात करते हैं तो सुबह भी घना कोहरा था। हैदर, देखिए कोहरा अभी भी बिल्कुल जमा हुआ है। कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी, जो खास करके जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रकोप जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आज गाजियाबाद में जो न्यूनतम पारा है वो 11 डिग्री है और जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री होने वाला है। इसमें जो हवा में जो नमी है वो 90% नमी है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज पूरे दिन भर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जो धूप निकलेगी कहीं ना कहीं 3 घंटे के लिए निकल सकती है। बिल्कुल, देखिए यही बड़ी वजह है, हम कह सकते हैं कि कोहरा छा रहा है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया हैदर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए और तमाम मुद्दों पर गंभीरता से बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।